दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। सीटेट प्राथमिक स्तर में हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 प्रश्न पेडोलॉजी और 15 प्रश्न व्याकरण तथा गद्यांश पद्यांश पर आधारित होते हैं। तो आज की इस क्लास में कुल 30 प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न इस बार भी सीटेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कविता यहाँ पर दी गई है। कविता की पंक्तियों को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले कविता को पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसका भावार्थ है दोस्तों, जो भी रास्ता अपनाओ पहले उसकी पहचान कर लो और उसकी सही दिशा को समझ लो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गह्वर मिलेंगे। यह अनिश्चित है कि हमें किस जगह पर जीवन की कठिनाइयां और समस्याएं मिलेंगी। है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। यह भी अनिश्चित है कि हमें किस जगह पर खुशियां और किस जगह पर सुंदर अनुभव मिलेंगे। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी, यह भी अनिश्चित है। हमें यह नहीं पता कि हमारी यात्रा कहाँ समाप्त होगी, यह भी अनिश्चित है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे। जीवन में यह अनिश्चित है कि कब खुशियां मतलब सुमन, सुमन का मतलब खुशियां या सुख, और कब कठिनाइयां सामने आएंगी। कांटे का मतलब कठिनाइयां या फिर दुख। ठीक है। कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा। जीवन में हमें कभी कोई अप्रत्याशित चीज मिल सकती है और कभी रास्ते में रुकावटें भी आ सकती है। आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू न ऐसी आन कर ले। तू अपने जीवन की यात्रा में साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़, चाहे जो भी परिस्थितियां हो। इसका भावार्थ यह है। आगे दोस्तों यहाँ पर है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। फिर से यहाँ पर कहा जा रहा है कि रास्ते पर चलने से पहले उसकी पहचान और स्थिति को समझ लेना चाहिए। चलिए, इस कविता पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो देखिए दोस्तों, अनिश्चितता की ओर संकेत किया गया है। इस कविता की पंक्तियों में कवि ने यात्रा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं का वर्णन करने के साथ सतत आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। देखिए दोस्तों, सुमन, सुमन का भाव है सुख और कंटक का भाव है दुख। तो यहाँ पर सुख और दुख आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हर स्थिति में आगे बढ़ने की। इस कविता में कवि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित ना होने तथा सतत रूप से आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दे रहा है। तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है। तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तटनी, जयमाला, नद, प्रवाह। राइट आंसर हो जाएगा प्रवाह। सरित का समानार्थी शब्द प्रवाह नहीं है, अन्य सभी सरित के समानार्थी शब्द हैं। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। ते, ती, ती, ता। राइट आंसर हो जाएगा ता। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनिश्चित शब्द के साथ ता प्रत्यय लगाया जा सकता है और इससे निर्मित शब्द होगा अनिश्चितता। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है।
अनुच्छेद को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं। माता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोजमर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं। स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविता की जो जगहें थी, वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने, सुनने सुनाने के अवसर हुआ करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते रह सकने के लिए, याद करने को प्रेरित करते थे, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उनमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इस सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थीं। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों, तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थीं, जबान पर चढ़ जाती थीं और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थीं। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थीं। इस अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त न कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन काम है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के स्कूली पठन पाठन से इसका कोई संबंध नहीं है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मकता को पोषित करते हैं, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, यह कथन सही नहीं है। गीत कविता के बारे में यह कथन सही नहीं है, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में? तो राइट आंसर हो जाएगा बाधक के रूप में। शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को बाधक के रूप में देखती है, जो बच्चों के पठन पाठन के बहुमूल्य समय को नष्ट करती है। इस अनुच्छेद के आधार पर
गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे, इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे, ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देते हैं, बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में दूसरा कथन आपका सही नहीं है। गीत कविता से बच्चे अपनी राह भटक जाएंगे, यह सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है? स्वयं बच्चे, माता पिता, स्कूल, शिक्षा अधिकारी। तो राइट आंसर हो जाएगा माता पिता। अनुच्छेद के अनुसार बच्चों के लिए उनके माता पिता ही लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक। कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया सकर्मक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है तिक, कृतिक, इक, का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इक प्रत्यय। सांस्कृतिक शब्द में इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी शब्द है, मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंजूर का समानार्थी शब्द स्वीकार है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक आवश्यक कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सीखने सिखाने में सामाजिक अंतःक्रियाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को पढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृशक्ति के बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। यहाँ पर पूछा गया है किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में
ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, यह सवाल सबसे कमजोर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कक्षा 5 के बच्चों से दोस्तों यह अपेक्षित नहीं है कि वे प्रेमचंद की इस मनोवैज्ञानिकता से भरी कहानी के भावों को समुचित प्रकार से ग्रहण कर सकें, किंतु उनके दैनिक भावों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना कक्षा 5 के बच्चों के लिए आसान है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। नेक्स्ट है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो राइट आंसर हो जाएगा सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सार्थक का यह भाषाई व्यवहार यह संकेत करता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, यह उद्देश्य नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्यपुस्तक से इधर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन इसमें सही है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा लिखने में। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में
सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा का उपलब्ध परिवेश। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मूलभूत अंतर है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।